आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में स्थिति अब ये हो गई है कि एक के बाद एक अलग अलग शहरों से मामले अचानक से सामने आ रहे हैं, अचानक से केसेस बढ़ गए हैं। राजस्थान, मुंबई में ओमिक्रॉन विस्फोट मानो हो गया है। राजस्थान में 9 केस तो मुंबई में 7 नए केस मिले हैं। कुल मिलाकर देश में ओमिक्रॉन के अब 22 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की रफ्तार डरा रही है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार इस नए वेरिएंट से बचने की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही शायद एक बार फिर से भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार बढ़ रही दहशत के बीच में सवाल बड़ा है कि क्या ओमिक्रॉन देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इसी अहम सवाल पर हम बात करेंगे। अपने मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश के जाने माने बड़े डॉक्टरों से जानना जरूरी है क्या कुछ करना चाहिए, क्या एहतियात बरतें। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर अलर्ट हो जाने का वक्त क्यों आ गया है, क्यों हम कह रहे हैं कि खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है और इस खतरे से बचने के लिए आपको और हमें एहतियात बरतने जरूरी हैं। महज 4 दिन के अंदर अगर 22 केस सामने आ जाएं तो समझिए कि खतरा कितना बड़ा है। अब इन केसेस के बाद अलर्ट पर हो जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन्हीं केसेस के चलते, इस नए वेरिएंट के चलते अनुमान ये लगा रहे हैं जानकार और डॉक्टर्स की तीसरी लहर देश में आ सकती है। 2 दिसंबर जब देश में पहला ओमिक्रॉन का केस सामने आया और उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2 यात्री संक्रमित पाए गए। आप समझिए कि हर दिन नए केसेस मिल रहे हैं। 4 दिसंबर को गुजरात के जामनगर में एक केस की पुष्टि हुई। 28 नवंबर जिम्बाब्वे से जामनगर पहुंचा था ये शख्स। 4 दिसंबर को मुंबई में एक और केस की पुष्टि हो गई। मरीन इंजीनियर नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। 5 दिसंबर दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला और देश की राजधानी में केस का मिलना मतलब यह है संक्रमण तेजी से बढ़ेगा। इसी तरह महाराष्ट्र की स्थिति भी है। 5 दिसंबर मुंबई में 7 नए केसेस सामने आए और 5 दिसंबर को ही राजस्थान के जयपुर से 9 नए मामले सामने आ गए हैं। इस तरह तेजी से केसेस का बढ़ना, क्योंकि देखिए अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा जाता है तो 4 से 5 दिन इसमें लगते हैं। 4 से 5 दिन से ही ज्यादा चर्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हो रही है। अब माना यह जा रहा है कि जो सैंपल्स जांच के लिए भेजे जाएंगे ऐसे ही तेजी से और नए केसेस सामने आ सकते हैं। खतरा बड़ा है, चिंता बड़ी है, एहतियात भी पहले से ज्यादा आपको रखने होंगे। ओमिक्रॉन जिस वेरिएंट का जिक्र हम कर रहे हैं, आखिर क्यों ये खतरनाक है आप जानिएगा। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उन्हें भी संक्रमण का शिकार बना रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे और जिस तरीके से एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चूंकि राजस्थान से बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा 9 मरीज अभी यहीं से सामने आए हैं। तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, मनु शर्मा। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है। साथ ही गुजरात के बारे में जानकारी अभिजीत भट्ट देंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजीत साहब भी जुड़ेंगे जो कि एमडी हैं संतेविता हॉस्पिटल रांची से, और हमारे साथ ऐश्वर्या जैन जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे दिल्ली से, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मनु शर्मा का रुख करते हुए, जिस तरह से एक साथ 9 केसेस सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इस संक्रमण को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके? देखिए, सबसे पहले जो 9 केस मिले हैं ये एक ही परिवार जो दुबई से मुंबई होता हुआ जयपुर पहुंचा था, उसके संपर्क में 5 लोग और आए। वो लोग भी सीधे तौर पर संक्रमित हो गए। तो इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के कारण से ही ये लोग पकड़ में आए थे। 1 तारीख को ये आदर्श नगर जाकर के अपने परिजनों से मिलते हैं, किसी रिश्तेदारों से। उन लोग जब वो लोग कोरोना पॉजिटिव आए तब इन लोगों की जांच दोबारा से की गई। तब ये लोग टेस्टिंग में आए कि इनके ओमिक्रॉन का आज पुष्टि हो पाई है। 1 तारीख को इन लोगों के सैंपल गए थे। उन सभी लोगों को 9 के 9 लोग जो हैं ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है कि सीकर भी एक अजीतगढ़ का परिवार इनसे मिला था। तो सबसे पहले जो है प्रशासन ने अजीतगढ़ के अंदर उस परिवार को आइसोलेट करवाया है और जो उनके जो संपर्क में आए थे उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा एक हॉस्पिटल अलग से करके उस जगह वहां रखा गया है। और जयपुर में इन 9 लोगों को रखा गया भी, जो वहां के अगर आप बता पाए इन सभी जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं, इन सबकी हालत कैसी है, सिम्टम्स कैसे हैं? जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जो RUHS के जो इंचार्ज हैं अजीत सिंह शेखावत, उनसे हमारी अभी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि HR स्थिति इनकी बिल्कुल क्लियर है, यानी उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ऐसा कोई लक्षण नजर आ रहा। दोनों बातें साफ तौर पर है कि अभी कोई इस तरह का खतरे वाली बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है
इनके मतलब जो आप संपर्क मनु में आए बता थे, रहे हैं कि वो कई लोग मरीज ऐसे भी पॉजिटिव हैं जिनमें लक्षण तक नहीं है, हल्के फुल्के लक्षण, माइल्ड सिम्टम्स तो हैं ही, लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं। और इसी तरह से महाराष्ट्र से भी सामने आए थे केसेस जिनमें किसी भी तरह के लक्षण है नहीं। अभिजीत भट्ट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से गुजरात में केसेस सामने आए, उसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, कड़े एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए, लेकिन जो मरीज सामने आए थे ओमिक्रॉन वेरिएंट के, क्या हालत अब उनकी है? क्या खतरे से बाहर स्थिति है? बता दूं तो जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पेशेंट है उसके परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन दोनों के जीनोम सीक्वेंसिंग गांधीनगर लैब में भेजे गए और 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तभी मालूम पड़ेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला पेशेंट जो है 72 साल का, उनकी तबीयत अभी स्टेबल है और उसको कोविड हॉस्पिटल जो है वहां पे अलग से वार्ड बना के आइसोलेट किया गया और उनके साथ साथ इनके परिवार के 2 सदस्य हैं उनको भी अलग से आइसोलेट किया गया है। और उसके अलावा जो भी इनके संपर्क में आए थे, क्योंकि 28 नवंबर को जामनगर पहुंचा था, उसके बाद 1 नवंबर को उस कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आया, तो उसके संपर्क में 39 लोग आए थे। तो उनमें से 3 हाई रिस्क वाले थे, उसमें से 2 लोग को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बाकी के जो लो रिस्क वाले थे उनके टेस्टिंग वगैरह चल रही है और उनको भी होम आइसोलेट करने का आदेश दिया गया है। जी, होम आइसोलेशन उस स्थिति में होता है, हमने देखी है सेकेंड वेव भी, फर्स्ट वेव भी, जब आप में बहुत ज्यादा दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी महसूस होती नहीं है। कर्नाटक के बाद गुजरात का जामनगर ही था जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज सामने आया, फिर उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली, फिर महाराष्ट्र और अब राजस्थान से भी केसेस सामने आ गए हैं। लेकिन अभिजीत, आपको क्या समझ में आता है? सरकार की तरफ से दिशा निर्देश तो बना दिए गए हैं, कड़े नियम भी बना दिए जाएंगे आगे आने वाले वक्त में इस खतरे को देखते हुए, लेकिन क्या आम लोग उस तरीके से अवेयर हैं, ओमिक्रॉन नाम के इस खतरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने एसओपी जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए, लेकिन जिस तरह से लोगों को सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, लेकिन वो सतर्क नहीं हो रहे। और जिस तरह से लोग, आज सुबह ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें सूरत में जो सब्जी मंडी है वहां पे जिस तरह से भीड़ जमा हुई थी और भीड़ उमड़ी थी, तो उसके कारण संक्रमण ज्यादा फैलने का, और ओमिक्रॉन आया है, गुजरात में आया है, जामनगर में आया है, तो जामनगर में दहशत फैली हुई। लेकिन दूसरे इलाके जो है गुजरात के दूसरे सिटीज है, वहां पर जिस तरह से लोग खुलेआम घूम रहे, मास्क के बगैर घूम रहे, भीड़-भाड़ में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे। और सरकार भी इस मामले में कड़े से कड़े कदम उठाए, ऐसी डिमांड हो रही है। हालांकि सरकार भी जिस तरह से सरकार के जो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सिर्फ नियम कानून बनाने से केसेस कंट्रोल होंगे नहीं, जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा नहीं, उसे समझेगा नहीं। इस किस्से, जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, इनकी गंभीरता को समझना होगा। ओमिक्रॉन नाम के इस नए खतरे की आहट से हमें जानना होगा, समझना होगा कि कितना ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, कितना ज्यादा जरूरी है कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना। ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, जब हमने कोरोना का पीक देखा, हमने महाराष्ट्र की स्थिति भी देखी, हमने केरल की स्थिति भी देखी, हमने कर्नाटक भी देखा, हमने दिल्ली भी देखा, अब जब दिल्ली में केस सामने आ गया और भी कई सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, ओमिक्रॉन नाम का खतरा कितना बड़ा दिल्ली के लिहाज से आपको समझ में आता है और दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी में है? देखिए, लोगों का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो जरूरी है ही, लेकिन जिस तरीके से मनु जी ने और अभिजीत जी ने अभी बात व्यक्त करी कि साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इसमें मान्य नजर आ रही है। अगर कोई व्यक्ति तंजानिया या अफ्रीकन कंट्रीज से या एट-रिस्क कंट्रीज से मुंबई आता है और फिर वो जयपुर में जाता है और 9 लोगों को संक्रमित करता है, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि एट-रिस्क कंट्रीज की जो ट्रैवलिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। और उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि ये सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि लगातार जितने भी 21 मामले अभी तक देश के अंदर सामने आए हैं, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि ये एट-रिस्क कंट्रीज से हैं, जो यूरोपियन यूनियन या फिर अफ्रीका के कोई देशों से आती हैं। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर भी जो एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है वो तंजानिया से आया था और इस व्यक्ति के जो जब ट्रैकिंग हुई तो 5 जो अलग
लोग थे उनके भी जो सैंपल्स हैं वो जब जीनोम सीक्वेंसिंग में भेजे गए, उनकी कल रिपोर्ट्स आनी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब इस समय नजर आ रही है और उनको लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये एक बम विस्फोट की तरह सामने न आ जाए, इस बात का खतरा लगातार बना हुआ है। और अब जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि अगर एक शख्स में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हो जाती है और बाकी जो लोग संभावित है कि उनमें संक्रमण हो सकता है, उनके सैंपल्स भी टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे, तो 4 से 5 दिन का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन राजस्थान से जो केसेस सामने आए हैं, जो आंकड़ा सामने आया है, वो डरा रहा है। मनु, थोड़ा सा जानकारी अगर आप और दे पाए तो, ये 9 लोग क्या एक ही परिवार के हैं? कितने दिन पहले ये विदेश से लौटे? कब इनमें सिम्टम्स देखे गए? कब ऐसा लगा कि कोरोना की शिकायत है तो टेस्ट करवाया? देखिए, 25 तारीख को ये लोग दुबई होते हुए मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे थे। जो बताया है, दुबई में भी इनकी नेगेटिव थी रिपोर्ट, मुंबई में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये जयपुर आ गए। 28 तारीख को इन्होंने एक शादी समारोह में भी भाग लिया। ये हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं, 4 लोग थे ये। इन चारों की ट्रैवल हिस्ट्री ये रही है। और 1 तारीख को ये एक राजा पार्क में वहां अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने गए। उसके बाद उस रिश्तेदार की जब इस तरह के सिम्टम्स आने लगे तो उसका टेस्ट करवाया गया, तो वो पॉजिटिव निकला। तो उनसे पूछताछ हुई तो मालूम चला कि वो एक ऐसे परिवार से मिले हैं जो बाहर से लौटा, दक्षिण अफ्रीका से आया है। तब इन लोगों के बारे में जानकारी मिलने पर इनको ट्रेसिंग किया गया और इनकी जब जांच रिपोर्ट आई तो वो भी पॉजिटिव थी। यानी 2 जगह नेगेटिव थी, दुबई, मुंबई। जयपुर आने के बाद पॉजिटिव हुए हैं ये। और इसी तरह की सोशल गैदरिंग से बचने के लिए हम लगातार एहतियात आप दर्शकों को भी देते हैं, लोगों से कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी है, बेवजह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, चूंकि इस बीच बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर यह कि बूस्टर डोज पर कल बड़ा फैसला हो सकता है। कल वैक्सीनेशन एडवाइजरी ग्रुप की अहम बैठक होनी है और बैठक में ही बूस्टर डोज को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के 2 डोज, एक डोज पहला डोज जो दोनों डोज लगवा चुके हैं, अब उन्हें बूस्टर डोज दिए जाने की प्लानिंग पर बात हो सकती है। और कल इसी को लेकर बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक में फैसला होगा कि बूस्टर डोज पर अगर मंजूरी मिलती है तो कब से और कैसे, और प्राथमिकता क्या रहेगी। क्योंकि हमने देखा जब वैक्सीन को अप्रूवल मिला, जब वैक्सीन देश में लगनी शुरू हुई तो पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन्हें जरूरत ज्यादा भी है, उन्हें पहले वैक्सीन दी गई, फिर देश के बाकी लोगों को, बुजुर्गों को वैक्सीन दी गई। ऐसे में अब जब बूस्टर डोज को लेकर बात हो रही है और कल बड़ी मीटिंग भी है, ऐसे में बूस्टर डोज को लेकर बड़ा फैसला मीटिंग में हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर हम बात कर रहे हैं। इस बीच देश के जाने माने डॉक्टर अजीत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमडी हैं संत हॉस्पिटल रांची से। उनसे भी जानना जरूरी है कि आखिर कैसे ये खतरा वो देखते हैं और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना विस्फोट देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, क्या एहतियात बरता जाए। डॉक्टर अजीत साहब, अगर जितनी रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं उतनी ही रफ्तार से आगे भी ये स्पीड रहती है, क्योंकि संक्रामक डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक ये वेरिएंट है। अगर डेल्टा वेरिएंट से 5 से 7 लोग संक्रमित होते थे तो इससे 30 से 35 लोग संक्रमित हो सकते हैं, संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अब जब देश में 21 से 22 लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आ रही है, ये खतरा कितना बड़ा है? क्या ये 3rd वेव की आहट है? मेरा मानना है ये 3rd वेव की आहट हो सकती है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। जो पूरे इंडिया में भी हम लोगों ने जो न्यूज माध्यम से देख रहा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, लोगों ने मास्क के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। ये बहुत ही हम लोग की निगाह में अच्छी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि मास्क अकेला एक ऐसा शस्त्र है जो आपको कोविड से बचाएगा। चाहे वो वैक्सीनेशन लें या ना लें, तो वो बिल्कुल ही अलग चीज है। मास्क सबसे इंपॉर्टेंट है एंड वी मस्ट, जितने भी लोग हम लोगों के इर्द गिर्द हैं उनको प्रोत्साहित करें कि आप बिना मास्क के घर से निकले ही ना, चाहे वो कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। वैक्सीनेशन की जो बात है, जितने लोग छूट रहे हैं उनको खुद से आगे आना चाहिए कि मेरा वैक्सीन छूट गया है, मैं लेना चाहता हूं। हाँ। और खास करके मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, जो माताएं हैं और जो वुड बी माताएं हैं, वो बिना झिझक के कोविड वैक्सीन जरूर लें। उनके मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं वैक्सीन लूंगी तो शायद मेरे बच्चे को कोई हानि होगी, जो कि ऐसा प्रमाणित नहीं है। ये उनके मन का एक भ्रम है और उसको जरूर दूर किया जाए।
आपके चैनल से बहुत सहयोग मिलेगा हम लोगों को। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको जरूर प्रमुखता से उठाएं और सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जितने हैं 18 वर्ष से ऊपर, सारे लोग प्राथमिकता के ऊपर। डॉक्टर अजीत, लेकिन एक सवाल है जो लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है और आमतौर पर लोग उस बात को लेकर डिस्कस करते भी हैं। लोग पूछते हैं कि कोरोना तो लगातार रूप बदल रहा है, लगातार म्यूटेट हो रहा है, कभी कोई सिम्टम्स होते हैं, ऐसे में डॉक्टर्स के लिए भी एक अलग चैलेंज है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहा है। आम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो वैक्सीन तैयार हुई थी वो तो पहले वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए हुई थी, अब जो नया वेरिएंट है जो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्या उस पर भी ये वैक्सीन काम करेगी? मेरा अपना अनुमान है कि ये उस पर भी एक्ट करेगा, क्योंकि ये एंटीजन पूरे प्रोटीन पर अटैक करता है, वायरस के प्रोटीन के कवर को। अब ये चूंकि नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इस पे पूरे विश्व में काम साइंटिफिक रूप से शुरू हो गई है। अलग अलग कंट्री में इस पर बहुत जोर शोर से काम भी हो रहा है। और बूस्टर डोज की जहां तक बात है, अभी लैंसेट जो एक बहुत ही प्रमाणित मैगजीन है हम लोगों की, वर्ल्ड डॉक्टर्स की लैंसेट, उसने भी अभी ये डिक्लेयर किया, मेरे ख्याल से आज ही डिक्लेयर किया है कि बूस्टर डोज मिलनी चाहिए जो लोग ले चुके हैं 6 महीने के बाद से, या गवर्नमेंट जो डिसाइड करे, हेल्थ बॉडी जो डिसाइड करे कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट होंगे बूस्टर डोज पहले के लिए और कितने समय के बाद दिया जाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कल किसी का सेकंड डोज मिला तो 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद, ऐसी बात नहीं है। उसका एक प्रोटोकॉल होगा जो हमारे एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि उसको कब किनको पहले प्राथमिकता पर दी जाए। पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट है, पहले से ज्यादा तेजी से संक्रमण को फैलाता भी है, ये अभी तक की जानकारी है जो सामने आ रही है। फिर सवाल एक और भी जहन में है, जो कि अच्छी बात है, राहत की बात है कि जितने भी पेशेंट अब तक सामने आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित, उनमें बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम कुछ ऐसे हैं नहीं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, बहुत ज्यादा तबियत उनकी खराब हुई नहीं है, जो कि राहत की बात है। ऐसे में क्या समझा जाए कि बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ेगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों पर नहीं छोड़ेगा? जी, इन्फेक्टिविटी हाई है, इसकी इन्फेक्टिविटी हाई है, लेकिन इसकी जो मोर्टेलिटी जो हम लोग कहते हैं कि वो कितना गंभीर रूप से वो अटैक करेगा, उस पर अभी भी संशय है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वो उतना खतरनाक नहीं है जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने पूरे इंडिया में जो हम लोगों ने कहर देखा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों को सजग रहना, अपना कर्तव्य करना और बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सबसे इम्पोर्टेंट पैनिक नहीं होना। पैनिक होने से ये पूरे समाज में एक गलत संदेश चला जाएगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप अब सतर्क रहें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दें। हाँ। और भीड़ भाड़ जितना ना करें अपने इर्द गिर्द, उसको सामाजिक एक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें। डॉक्टर जी, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, देश जागरूक तो नजर आता है, बल्कि देश क्या घर घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मेरे 2 सहयोगी और बने हुए हैं, अभिजीत मेरे साथ हैं, मनु शर्मा मेरे साथ हैं। मनु, आप जिन केसेस का जिक्र कर रहे थे जो राजस्थान में, जयपुर में सामने आए हैं, आपने शादी का भी जिक्र किया। ये शादियों का सीजन भी चल रहा है, दिवाली और बाकी फेस्टिवल अभी गुजरे भी हैं, क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला है, मतलब लोगों की भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा होगी। शादियों में ऑलरेडी लोगों का पहुंचना जारी है। आम लोग समझ रहे हैं इस खतरे को, और क्या कुछ नए नियम बना सकती है राजस्थान सरकार? देखिए, राजस्थान सरकार ने पहले भी नियम जारी किए थे, लेकिन अभी बीच में 15-20 दिन पहले सारी छूट दे दी थी एकदम से। यानी शादियों में पहले एक लिमिटेशन थी, 200 लोग तक आप आ सकते हैं, लेकिन अब एकदम से सब कुछ खोल दिया गया, जिसके कारण से लग रहा है कि खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ये दूसरी बात है राजनीतिक रैलियां। आज ही जयपुर के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली हुई, जिसके अंदर हजारों लोग शामिल हुए। आने वाले 12 तारीख को जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि लाखों लोग इकट्ठे होंगे। तो इस तरह का जब खतरा चल रहा है राजधानी के अंदर, जयपुर के अंदर 9 लोग आज ओमिक्रॉन से संक्रमित आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कोई कठोर कदम उठाने चाहिए, एक लिमिटेशन लगानी चाहिए। बाजारों का अगर हाल देखे तो मास्क को भूल गए हैं लोग। यानी जो पहले जिस तरह की सख्ती थी, पुलिस वाले रोकते थे, कहीं उनको रोका जाता था, टोका जाता था, लेकिन वो सब पिछले 1 महीने से ये बिल्कुल लोग भूलते जा रहे थे धीरे धीरे। तो अब ये जो खतरा है, इसको देखते हुए राज्य सरकार को इसके लिए सख्ती बरतनी होगी।
नो मास्क नो एंट्री का पहले नियम बनाया गया, लेकिन अब वो सब कुछ नजर नहीं आता है। अब इस स्थिति के अंदर सरकार को वापस से सख्ती बरतनी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता कि हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार में मौजूद ही तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता हैं जो कि रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत जी, आप इस पर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे शायद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के स्टार्टिंग में ही है और उसको लेकर रैलियां एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में देख पा रहे हैं हम, और रैलियों में भीड़ किसी से छिपी नहीं है। क्या ये तीसरी लहर की वजह नहीं होंगे? बिल्कुल रत्ना, जिस तरह से आपने बताया कि जो रैलियां हो रही है, राजनीतिक पार्टियां जो रैलियां कर रही है, और गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ग्राम पंचायत का इलेक्शन आ रहा है 19 तारीख को, और इसके लिए भी वहां पर गुजरात में जो जिस तरह से रैलियां निकल रही है, उम्मीदवार अपने फॉर्म भरने के लिए जाते थे तो जिस तरह से भीड़ लेके जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिली, और जिस तरह से मास्क लगाए बगैर भी लोग घूमते दिखे जा रहे थे, तो ऐसे चलते सरकार ने कोई कड़े कदम उठाए नहीं, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और जिस तरह से ये भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, तो इसके कारण जिस तरह से फरवरी में भी देखा गया था कि महानगरों का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जिस तरह से सेकंड वेव आई थी और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े थे, उसी तरह से तीसरी जो लहर है, ओमिक्रॉन का जो खतरा चल रहा है, मंडरा रहा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तीसरी लहर की आहट सुनाई देती है, और तीसरी लहर आने की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से ही दूसरी लहर आई थी गुजरात में, और तीसरी लहर भी इसी तरह से आने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में उम्मीद सिर्फ इतनी की जा सकती है कि सरकार जो कड़े नियम बनाने चाहिए कोरोना को देखते हुए और इस नए वेरिएंट को खासतौर पर देखने के लिए, वो नए नियम भी बनाए, रैलियों से परहेज लोगों को किया जाए या फिर वर्चुअल रैली की जाए, और साथ ही साथ बूस्टर डोज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है, उसको लेकर जल्द ही कुछ बड़ा फैसला हो। बाकी आम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतेंगे लोग, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीत सहाय, मनु शर्मा, अभिजीत जी आपका भी, और साथ ही साथ ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। ओमिक्रॉन नए वेरिएंट की चर्चा हमने इसीलिए की क्योंकि ये नया खतरा है, नया खतरा जो आपके दरवाजे पर अब दस्तक दे रहा है। आप बच सकते हैं, दरवाजे बंद रखिए ना, बिना वजह घर से निकलने की जरूरत है नहीं, और अगर निकलिए तो मास्क मत भूलिए। वैक्सीन अगर अब तक नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाइए। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।